एक्सपर्ट हैं डॉक्टर नमिता, तो आगे मैं उनको दूंगा। तो ये वाटर कैसे आज के बाद आपको इस्तेमाल करना है, ये आपको बहुत ही ध्यान सुनना है। और मैं उम्मीद करता हूँ ना केवल आप सुनेंगे, इसको अपनाएंगे अपने आप के लिए, और जब आपको फ़ायदा दिखेगा तो आप अपने आसपास को ज़रूर बताएंगे। इस उम्मीद के साथ डॉक्टर नमिता, प्लीज़ कम ऑन द स्टेज एंड कैरी ऑन। थैंक यू डॉक्टर बियासी। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। तो आज की जो ये थेरेपी है, अगर आपने ये समझ ली, इसमें ना कोई कॉस्ट है एंड इट्स अ मैजिकल थेरेपी। क्या आप अपने शरीर की ताकत को जानते हैं? इस दुनिया में 7 बिलियन लोग हैं और आपके इस छोटे से शरीर में 80 बिलियन सेल्स हैं जो एक स्किन से कवर्ड हैं। अगर ये सारे सेल्स हार्मनी में काम करें तो कोई भी आपको सुपरमैन या सुपर वीमेन से बनने से नहीं रोक सकता। मगर आज तो आप एक मच्छर से भी डरते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा सारा फोकस आउटर ब्यूटी पर है, ब्रांडेड क्लोथ्स, रिच कार्स, और अंदर से हमारा शरीर बीमार होता जा रहा है। तो अगर मैं अभी ये बोलूं कि ये कॉन्फ्रेंस आदिवासी स्टाइल में रखो बिना कपड़ों के, तो सारा सबका कॉन्फिडेंस फुस हो जाएगा। तो जब एक स्पर्म और ओवा दोनों मिलकर एक नन्ही सी जिंदगी की शुरुआत करते हैं माँ के पेट में, तो ये नन्हा बच्चा 96% पानी का बना होता है। और जिस एमनियोटिक फ्लूइड में ये 9 महीने तैरता है, उस एमनियोटिक फ्लूइड की कंसिस्टेंसी बिल्कुल सी वाटर जैसी होती है। जब ये बच्चा पैदा होता है तो ये 80% पानी का होता है, एडल्टहुड में 70% पानी का होता है। नेक्स्ट, और जब हम लोग मरने लगते हैं ओल्ड एज में, तो ये 50% पानी का होता है। तो आखिर ये पानी कम क्यों होता जा रहा है? हमको थोड़ा इसके बारे में और समझना पड़ेगा। तो यूनिवर्स के कुछ लॉज हैं, एज आउटसाइड सो इनसाइड, एज अबव सो बिलो। तो अंदर के पानी को समझने के लिए हम इसके बाहर के पानी को देखते हैं। अगर आप बाहर देखते हैं तो पानी ओशन, रिवर, लेक्स की तरह होता है। इसी तरह से हमारे शरीर के अंदर भी जो सेल्स के अंदर का पानी है, उसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल रिवर के पानी जैसी है। और जो हमारे सेल्स के बीच का पानी है, या जो हमारा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है जिसमें हमारा नर्वस सिस्टम काम करता है, उसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ओशन के पानी की जैसी होती है। और हमारी बॉडी में कुछ रुका हुआ पानी है, उसको हम पॉन्ड का पानी कह सकते हैं। उसी में धीरे धीरे काई जमने लगती है और बदबू आने लगती है, और यही है सारा डिजीज़ का राज। उसी को हम लोग डिजीज़ बोलते हैं। तो हम देखते हैं कि किस तरह से हम अपने पानी को ठीक कर सकते हैं, तो हम अपनी डिजीज़ को भी ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट, तो हमारे शरीर में जो मसल्स होती हैं वो 75% पानी की बनी है, ब्रेन हमारा 85% पानी का बना है, ब्लड 82%, हमारे लंग्स जो हैं वो 90% पानी के बने हैं, और इवन हमारी जो बोन्स हैं वो भी 28% पानी की बनी है। तो अगर हम हमारी बॉडी के फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस को करने के लिए, जैसे कि हमारा बॉडी में यूरिन बनता है, पसीना आता है, खाना डाइजेस्ट होता है, एक्सपिरेशन में भी, रेस्पिरेशन में हम लोगों का 1 से 1.5 लीटर पानी डेली निकल जाता है। तो अगर कोई पूछता है कि हमें दिन में कितना पानी पीना चाहिए, तो अगर हमारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में 2 से 2.5 लीटर पानी डेली बेसिस पर निकलता है, तो मिनिमम टू मिनिमम हमें 2 से 2.5 लीटर तो पानी पीना ही पड़ेगा। और उसके ऊपर भी अगर हम कोई फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, जैसे डांस करते हैं या हम लोग धूप में काम करते हैं, तो हमारे को अपनी बॉडी को हाइड्रेट करना ही पड़ेगा। बट अगर हमारा बॉडी में वाटर की क्राइसिस होती है, तो हमारी बॉडी में, इसको हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या है कि हम लोग अंगूर से किशमिश बनने लगते हैं, हम लोग जवानी से बुढ़ापे की तरफ मूव करने लगते हैं। तो अगर हम लोग अब आप बोलेंगे कि हम डिहाइड्रेशन को टेस्ट कैसे करें, हमें पता कैसे चलेगा कि हमारी बॉडी हाइड्रेटेड है या डिहाइड्रेटेड है? उसके लिए किसी लैब में जाने की और पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सिंपल सा तरीका है, आप अपने यूरिन को ऑब्जर्व करना शुरू करिए। अगर आपका यूरिन कलरलेस है तो इसका मतलब आपकी बॉडी टोटली हाइड्रेटेड है। अगर यूरिन थोड़ा येलोइश टिंच पर आने लगता है तो इसका मतलब डिहाइड्रेशन शुरू हो गई है। और अगर वो डार्क येलो या ऑरेंजिश आता है तो इसका मतलब आपकी बॉडी सीवियरली डिहाइड्रेटेड है। अब अगर आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड है तो ये किस तरह से डिजीज़ में मैनिफेस्ट करती है, ये मैं आपको दिखाती हूँ। आपका ब्रेन सबसे चालाक ऑर्गन है आपकी बॉडी का, और पानी के बिना उसका गुजारा नहीं है। तो जब आपका शरीर डिहाइड्रेटेड हो जाता है, वो कहीं ना कहीं से पानी की चोरी करने लगता है। और सबसे पहले लीस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन हमारा मसल्स है, इसीलिए जो ब्रेन है वो मसल से पानी चुराने लगता है।
तो आप में से जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, अगर आप अपनी हिस्ट्री देखेंगे, बचपन से देखेंगे, तो फर्स्ट सिम्टम हर बंदे की लाइफ में एक ही होता है, जर्नल वीकनेस या उसको मस्कुलर क्रैम्प्स आते हैं। और अगर हम लोग अब समझते नहीं है कि हमको वीकनेस हो रही है, क्योंकि हर एक की बेड साइड पे कॉम्बीफ्लैम का पत्ता बचपन से ही रखा रहता है, जैसे ही मस्कुलर पेन होता है फट से एक एनाल्जेसिक पॉपअप कर लेते हैं। सेकेंड, जब अभी भी हमारे ब्रेन को पानी की जरूरत पड़ती है, मसल से वो और पानी खींच नहीं सकता है, तो सेकेंड ऑर्गन आता है स्टमक। क्योंकि हमारी डाइजेशन में बहुत ज़्यादा पानी यूज़ होता है, तो हमारा जो ब्रेन है वो स्टमक को कम पानी सप्लाई करना शुरू कर देता है, तो इसीलिए हमारा खाना ढंग से डाइजेस्ट नहीं हो पाता और हमें एसिडिटी होने लगती है। जब यही गैस हमारे ब्रेन में चढ़ती है, हम इसको माइग्रेन का नाम देते हैं, और जब ये दिल के पास जाती है हम इसको हर्टबर्न बोलते हैं, और हम ब्लोटिंग वगैरह के सारे सिम्टम्स आने लगते हैं। मगर हमारी बॉडी बहुत मैजिकल है, कम से कम ये 15-20 सालों तक इन सिम्टम्स को कॉम्पेंसेट करती है, और ऑफ एंड ऑन आपको ये सब सिम्टम्स लाइफ में आते रहते हैं। मैं ये दावा करती हूँ कि हर आदमी ने मुट्ठी भर भर के यहाँ पर एंटा एसिड्स खाई होंगी, और पता नहीं अपनी लाइफ में कितना डाइजिन की बोतल पी होंगी, और अभी भी हम लोग ये समझ नहीं पाते हैं कि हमारे शरीर में पानी की कमी हो रही है। तो धीरे धीरे हमारा जो ये पानी है लोअर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में सूखने लगता है, लोअर इंटेस्टाइन में सूखता है, और फिर लार्ज इंटेस्टाइन भी हमारी सूखने लगती हैं, और सबकी लाइफ में नेक्स्ट सिम्टम आएगा कॉन्स्टिपेशन। तो गैस्ट्राइटिस के बाद आप सब लोग अपनी लाइफ हिस्ट्री देख लें, सबका एक सेम पैटर्न है, क्योंकि हमारी बॉडी सबकी सेम है। और अगर हम अभी भी हम ध्यान नहीं देते हैं तो नेक्स्ट हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम इफेक्ट होने लगता है। सर्कुलेटरी सिस्टम इफेक्ट होने से हमारे हाथ और पैर की नसें सूखने लगती हैं। तो सबकी लाइफ में क्या होगा कि एक्सट्रीमिटीज़ जो हैं वो ठंडी होने लगेंगी। सब बोलते हैं कि हमारे हाथ पैर ठंडे होने लगे हैं, और जो खून की नसें हैं वो भी पतली होने लगती हैं, और हमारा खून गाढ़ा होने लगता है, क्योंकि हमारी बॉडी में पानी की कमी हो जाती है। और उस खून को दूर तक पहुंचाने के लिए हमारे हार्ट को ज़्यादा पंप करना पड़ता है, तो ऑटोमेटिकली ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। मगर हम लोग क्या करते हैं, एलोपैथी डॉक्टर के पास जाते हैं, वो हमारा ब्लड प्रेशर देखता है और हमको ज़िंदगी भर के लिए हाइपरटेंसिव मरीज घोषित कर देता है, और डेली हम लोगों को एक गोली पॉपअप करनी पड़ती है। अब होता क्या है कि हार्ट को प्रेशर ज़्यादा लगाना पड़ता है, क्योंकि हमारे सब ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई करना पड़ता है, और जैसे ही वो दवाई खाता है ऊपर से आप दूसरी दवाई खा लेते हैं, तो हमारी जो बॉडी है वो टोटली कंफ्यूज हो जाती है कि ये चल क्या रहा है। और एक मैं और बताती हूँ कि एलोपैथी में हम लोग बोलते हैं कि जो हाइपरटेंशन का रीज़न है वो इडियोपैथिक है। इडियोपैथिक मतलब विदाउट एनी रीज़न, तो उनको तो कोई रीज़न ही नहीं पता है एलोपैथिक डॉक्टर को। वो बोलते हैं कि ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, बट दे डोंट नो द रीज़न कि ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ रहा है। अभी भी हम लोग समझ नहीं पाते हैं। तो सर्कुलेटरी सिस्टम के बाद हमारा नेक्स्ट होता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन, हमारा इफेक्ट होना शुरू होता है, क्योंकि रेस्पिरेशन में हमारी एक्सेल्ड एयर में बहुत ज़्यादा वाटर का लॉस होता है। मेरे को भी पानी चाहिए वाटर ब्रेक फॉर 2 सेकेंड्स। तो नेक्स्ट सिम्टम आता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। अब क्या होता है कि एल्वियोलाई से हमारा एयर एक्सचेंज होता है, तो ब्रेन बोलता है भाई कम एक्सचेंज करो, इतना सरफेस एरिया इसका कम करो, तो हमारे लंग्स में म्यूकस सेक्रेट होने लगता है, तो हमको ब्रेथलेसनेस हो जाती है। मैं ये गारंटी से बोलती हूँ, अगर किसी को भी अस्थमा का अटैक पड़े और वो अपनी जीभ पर 1/4 चम्मच नमक रखे और 2-3 ग्लास पानी पी जाए, तो उसको कोई इनहेलर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी हमारा ब्रेथलेसनेस वगैरह सब सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं और दवाई खाने की और डॉक्टर्स के पास जाने की तो हमें आदत है, तो हम चले ही जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सिम्टम हमारा क्या इफेक्ट होता है। अभी क्या है ना कि ब्लड प्रेशर आपका बढ़ गया, तो एलोपैथी डॉक्टर आपको बोलेगा सॉल्ट इंटेक बंद कर दो। सॉल्ट इंटेक बंद कर दिया, उससे क्या हुआ कि सेल के अंदर का पानी रिवर जैसा है, सेल के बाहर का पानी ओशन जैसा है, दोनों पानी मिल गए, ऑस्मोटिक प्रोसेस जो है बॉडी का सारा खत्म हो गया, तो जो हमारा पानी है वो टिश्यूज़ में सीपने लगता है। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पेशेंट्स की आती है कि उनके पैरों में स्वेलिंग हो जाती है, उनके लोअर एब्डोमेन में स्वेलिंग हो जाती है, तो उसको वेसाइटिस का नाम देते हैं, और जब उनके चेस्ट में स्वेलिंग होती है तो उसको वो प्लूरल एफ्यूजन का नाम देते हैं। अब क्या होता है कि हमारी बॉडी का पीएच गिरने लगता है, धीरे धीरे पीएच हमारी बॉडी का एसिडिक होने लगता है। तो जब बॉडी का पीएच एसिडिक होता है तो बेसिकली सेल्यूलर लेवल पे सोडियम अंदर होता है, पोटेशियम बाहर होता है, और इनका एक्सचेंज होता है। अब आदमी को सॉल्ट खाने के लिए तो मना ही कर दिया गया है, तो उसका पोटेशियम लेवल बहुत ज़्यादा राइज करने लगता है, क्योंकि वो सोडियम को ढूंढता है एक्सचेंज के लिए।
और जो हमारे डायलिसिस के पेशेंट हैं उनका जैसे ही पोटेशियम लेवल बढ़ता है वो लोग पोटेशियम बाइंडर लेने लगते हैं और डायलिसिस की तरफ एक कदम और बढ़ा देते हैं। और मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि जब एसिडिक मीडियम हो जाता है तो माइक्रोब्स के लिए वो ब्रीडिंग ग्राउंड होता है, तो इस समय हमारी बॉडी में सेकेंडरी इन्फेक्शंस आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। लास्ट ऑर्गन हमारा होता है ब्रेन। अब जब ब्रेन भी अपने हथियार डाल देता है, क्योंकि बॉडी में तो बहुत ही कम पानी हो गया है, तो उसमें क्या होता है कि अब सबसे बड़ा मॉन्स्टर आता है एंजाइटी और डिप्रेशन का, और हमारी नर्वस डिजीजेज आती हैं जैसे अल्जाइमर, पार्किंसोनिज्म। अरे हम डॉक्टर होके ये नाम नहीं बोल पाते हैं, आम आदमी तो क्या बोलेगा, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी डिजीजेस का नाम देते हैं और आदमी को डरा के रख देते हैं। एक बहुत बड़ा मिथ है, सब लोग सोचते हैं कि हम लोग जो नारियल पानी पीते हैं, चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, वो हमारी वाटर की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर देता है, क्योंकि प्लेन वाटर कोई पीना नहीं चाहता, क्योंकि वो एक तो टेस्टी नहीं लगता है लोगों को, वो कुछ ना कुछ उसमें डालते रहते हैं। बट जितना भी हम लोग इस तरह के लिक्विड्स पीते हैं उनको खुद डाइजेशन के लिए वाटर की ज़रूरत पड़ती है, तो नो फ्लूइड कैन रिप्लेस वाटर, दिस इज़ अ रूल, ये आपको समझना पड़ेगा, चाहे वो नारियल पानी हो, चाहे वो चाय हो या कॉफ़ी हो। नेक्स्ट, अब ये भी बहुत ज़रूरी है कि हमें पानी किस समय पीना चाहिए। तो इस पर मैं बोलती हूँ कि अगर आपने कभी अपने शरीर से बात करनी शुरू करी होगी तो आपकी बॉडी आपको खुद ही बताएगी कि आपको पानी कब पीना चाहिए। लेकिन फिर भी, क्योंकि जब आप रात को सो जाते हैं तो आपकी बॉडी में रिपेयर एंड मेंटेनेंस चलती है और दिन भर की टूट फूट को वो रिपेयर करता है, तो उसको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो सुबह सुबह उठकर कम से कम 2-3 ग्लास पानी तो पीना ही चाहिए अपनी बॉडी की धुलाई और सफाई करने के लिए। और फिर खाना खाने से आधा घंटा पहले पानी पीना चाहिए और खाना खाने के 2 घंटे बाद पानी पीना चाहिए, क्योंकि अगर आप खाना खा पानी पियेंगे तो बहुत सिंपल सा रीज़न है, जब आपका खाना पेट में जाता है तो अग्नि तत्व सक्रिएट होता है और आप उसको बुझा देते हो पानी पी पी के, तो खाना कहाँ से डाइजेस्ट होगा, फिर आप कहते हो कि हम बीमार हो गए, हम बीमार हो गए। तो पानी कौन सा पीना चाहिए, ये भी बहुत सवाल है कि बहुत सारे पानी होते हैं। देखिए, पानी आज तक हमने सुना है कि सॉलिड, लिक्विड और गैसियस होते हैं, बट एक और स्टेज है पानी की जो सॉलिड और लिक्विड के बीच में आती है, जिसकी कंसिस्टेंसी जेल लाइक होती है और उसको स्ट्रक्चर्ड वाटर बोला जाता है। स्ट्रक्चर्ड वाटर का मतलब है कि ऑर्गेनाइज्ड वाटर विदाउट माइक्रोब्स। अब ये स्ट्रक्चर्ड वाटर बनाने के लिए हम लोगों को रॉ मटेरियल कौन सा लेना चाहिए, या तो आरओ का पानी है, या एक्वागार्ड का पानी है, बोरवेल का पानी है, नल का पानी है। मगर एक पानी का TDS होता है, टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स। टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स हमेशा 100 से 300 के रेंज में होने चाहिए। अगर आप आरओ का पानी का कभी TDS चेक करेंगे, कभी वो 10 भी नहीं होता, वो तो उसमें से सब कुछ ही निकाल लेते हैं। और अगर आप बोरवेल के पानी का TDS चेक करेंगे तो वो 800 तक चला जाता है। तो अगर आप रेगुलर बेसिस पे आरओ का या फिर बोरवेल का पानी पीते रहेंगे तो आपका ऑस्मोटिक सिस्टम ठप हो जाएगा और धीरे धीरे आपकी बॉडी कोलैप्स कर जाएगी। अब आती है कि नल का पानी। नल के पानी में क्या प्रॉब्लम है कि एक तो वो क्लोरीनेटेड वाटर होता है, उसमें क्लोरीन की स्मेल होती है, और दूसरा वो इतना टेढ़ा मेढ़ा सड़े हुए ना पाइप्स लाइन से आता है, तो उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बिल्कुल ख़राब हो जाता है। तो सबसे अच्छा ये है कि आप नल का पानी लें, मगर उसको स्टैंडिंग वाटर बनाएं। कम से कम 24 घंटे नल के पानी को मटके में रखना चाहिए। अब स्टैंडिंग वाटर तो बन गया, अब उसको स्ट्रक्चर्ड वाटर कैसे बनाएं? तो स्ट्रक्चर्ड वाटर बनाने के लिए कॉपर प्लेट्स आती हैं। कॉपर या सिल्वर से आप लोग अपने पानी को स्ट्रक्चर्ड वाटर बना सकते हैं, क्योंकि कॉपर के आउटर शेल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और कॉपर प्लेट जो होती है वो माइक्रोब्स को किल कर देती है। तो आपका स्टैंडिंग वाटर विदाउट माइक्रोब्स बन जाता है, एंड दैट इज़ द स्ट्रक्चर्ड वाटर। तो एक और मैं बताना चाहती हूँ, जो स्प्रिंग वाटर होता है वो स्ट्रक्चर्ड वाटर से भी अच्छा है, क्योंकि स्प्रिंग वाटर में स्ट्रक्चर्ड वाटर प्लस वाइटैलिटी है, मूवमेंट है। पानी में जब मूवमेंट होती है तभी उसमें एनर्जी आती है, और अगर पानी में मूवमेंट नहीं होती है तो पानी तो अच्छा है स्ट्रक्चर्ड वाटर, बट विदाउट मूवमेंट इट विल नॉट गिव यू द एनर्जी। तो उसके लिए एंशिएंट ट्रेडिशनल मेथड है, एक 3 पॉट मेथड। उस मेथड में क्या करते हैं कि एक के ऊपर एक घड़ा रख देते हैं, और जिस तरह से झरना पत्थरों से, सैंड से गिरता हुआ आता है, हम इन घड़ों में इसी तरह से पेबल, सैंड, चारकोल डाल सकते हैं, और ऊपर के 2 घड़े में हम लोग छेद कर देते हैं, और रात भर ये पानी टपक टपक के नीचे वाले घड़े में इकट्ठा हो जाता है, तो बन जाता है हमारा ये स्प्रिंग वाटर। नेक्स्ट,
तो ये पहला वाला जो फोटो है उसमें दिखाया है कि किस तरह से आप ये मैं सैंपल के लिए लेके भी आई हूँ। ये मार्केट में अमेजोन पे मिलता है। ये तो कॉपर की प्लेट है, तो आप अपने ये घड़े के पानी में रख सकते हैं। और जो आप बॉटल्स में पानी पीते हैं तो उसमें आप अपना स्टील की बॉटल में इस तरह की कॉपर की रॉड हमेशा डाल के रखिए, तो चाहे कहीं का भी पानी हो तो आपका पानी ठीक हो जाएगा। बट कॉपर की बॉटल्स अलाउड नहीं है, क्योंकि आप बोलेंगे कि वैसे तो आप कॉपर से बोल रहे हैं तो कॉपर की बॉटल में ही पानी पी लें, क्योंकि देखिए कॉपर की बॉटल का मुंह बहुत छोटा है और कॉपर की बॉटल अंदर से साफ ही नहीं हो सकती, क्योंकि जब भी कॉपर में हम पानी डालते हैं तो वो सारे माइक्रोब्स को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो डेली कॉपर को साफ करना बहुत ज़रूरी है, और छोटे मुंह वाली बोतल कभी भी साफ नहीं हो पाएगी। दूसरा कॉपर, हाँ कॉपर का लोटा आप यूज़ कर सकते हैं, बट मैं वही बता रही हूँ कि उसको डेली साफ करना बहुत ज़रूरी है, वो भी खट्टी चीज़ों से। खट्टी चीज़ें मतलब या तो आप उसको इमली से साफ करें, टैमरिंड से, और नहीं तो नमक और नींबू से। अगर आप, क्योंकि आजकल घर में कोई लेडी तो किचन में जाती नहीं है और सर्वेंट पर आप फेस कर नहीं सकते हैं, तो इसीलिए जिस चीज़ पर आप फेस नहीं कर सकते हैं तो आप रिस्क नहीं उठा सकते हैं। नेक्स्ट है कि प्लास्टिक की बॉटल्स, तो अभी सबका ब्लड टेस्ट करा गया तो उसमें देखा गया कि हर आदमी के ब्लड में प्लास्टिक के नैनो पार्टिकल्स हैं। और आपको ये समझना पड़ेगा कि जो प्लास्टिक है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, और ये प्लास्टिक जाके हमारी इंटेस्टाइनल विलाइज में चिपक जाती है और धीरे धीरे हमारी इंटेस्टाइन्स का सरफेस एरिया एब्जॉर्प्शन जो है वो कम कर देती है। खादर वाली सर ने तो ये भी बोला है अपने लेक्चर में कि जिन लोगों के बाल उड़ जाते हैं उनकी इंटेस्टाइन्स में सब जगह प्लास्टिक चिपका हुआ है। तो जब तक आप लोग फ्लश आउट नहीं करेंगे ये प्लास्टिक की बोतल पीते रहेंगे। और इसका पानी भी डेड है, इट्स अ डेड वाटर, पता नहीं कब से इसके अंदर रखा हुआ है, किस तरह से ये केमिकली ट्रीटेड है, ऊपर से इसमें प्लास्टिक है। नेक्स्ट, तो प्लास्टिक इम्प्योरिटीज़ के लिए ये भी डॉक्टर खादर वाली का ही नुस्खा है। उन्होंने बहुत अच्छा बताया है कि आप मोरिंगा के सीड्स यूज़ कर सकते हैं। 10 लीटर पानी में आप 50 से 100 ग्राम मोरिंगा के सीड्स को पीस कर चूरा कर अगर उसमें डालेंगे तो वो सारी प्लास्टिक इम्प्योरिटीज एब्जॉर्ब कर लेता है। बट क्योंकि दुनिया तो लगी है ना हमें पागल बनाने में, हर चीज़ में उन्होंने GMO निकाल दिया है। तो ये जो ऊपर वाले सीड्स हैं ये विद विंग्स हैं, ये हमारे देसी सीड्स हैं, मगर ये जो नीचे वाले हैं मार्केट में आपको नीचे वाले ही मिलेंगे, क्योंकि ये GMO है, हाइब्रिड है। तो हाइब्रिड सीड्स किसी काम के नहीं होते। हमारा DNA किसी भी GMO को रिकॉग्नाइज नहीं करता है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। एक और है, सब लोग बोलते हैं अल्कलाइन वाटर पियो, अल्कलाइन वाटर पियो। तो क्या है ये अल्कलाइन वाटर? स्ट्रक्चर वाटर तो आपका बन ही गया। एक जग में स्ट्रक्चर वाटर रखो, उसमें एक दिन खीरा डाल दो, बन गया अल्कलाइन वाटर। एक दिन कोई और फ्रूट डाल दो, एक दिन कोई और फ्रूट डाल दो। मिक्स करने की जरूरत नहीं है, बॉडी कंफ्यूज हो जाती है। हमेशा एक ही चीज़ लेनी चाहिए एक टाइम पे आपको। नेक्स्ट, मेरे ख्याल से ये ख़त्म हो गया है। तो मैं आपको 2-3 पेशेंट्स का एग्जांपल देती हूँ। एक मेरी किडनी पेशेंट है, तो उसको भी मैंने किडनी पेशेंट, मैं सभी पेशेंट को, सिर्फ कोई भी बीमारी हो, मैं सिर्फ उनको आई जस्ट गिव 6 ग्लासेस ऑफ रिवर वाटर एंड 1 ग्लास ऑफ ओशन वाटर, दैट्स इट। वो अपना पूरा सब बीमारी का वो ट्रीटमेंट है। चाहे कैंसर भी है, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अपना सिर्फ आपको पानी को ध्यान रखना है, और ये ध्यान रखना है कि डेली 1/2 टेबल स्पून ऑफ सॉल्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका ओशन वाटर को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। सेल्स का प्रेशर को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, वरना ऑस्मोटिक सिस्टम आपका ख़राब हो जाएगा। तो जो मेरी वो किडनी की पेशेंट है, किडनी के पेशेंट को मैं बोलती हूँ ग्रेजुअली अपना वाटर आप बढ़ाना शुरू करो। तो अभी 1 हफ्ता पहले ही मैंने उसका पानी बढ़ाया, तो उसका यूरिन आउटपुट भी बढ़ गया, उसकी जनरल कंडीशन भी अच्छी हो गई, और उसका यूरिन येलो से कलरलेस हो गया। तो दैट वाज द अचीवमेंट। सेकेंडली, एक हमारा पेशेंट है अंकुर, जिसकी हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, उसकी हमने डायलिसिस रिवर्स की है, उसके लिए अब डायलिसिस नहीं होती है, लेकिन उस पर भी मैंने वाटर थेरेपी ट्राई करी है। तो अभी उसने अपना अल्ट्रासाउंड कराया था, तो उसके अल्ट्रासाउंड में उसका किडनी का साइज़ भी बढ़ गया है। तो वाटर थेरेपी करने से किडनी का साइज़ भी बढ़ जाता है। एक पेशेंट है सिरोसिस लिवर फ्रॉम उड़ीसा, तो उसके साथ क्या था कि उसको 2-3 दिन से मेमोरी लॉस हो रहा था।